हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और न्यू के ड्रामा को जिसका नाम होने वाला है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम किम होता है, जो कि ऑफिस से अपने घर पर जा रहा था। सामने देखते हैं जहाँ गाड़ी में एक ठग बैठा हुआ था, स्मोकिंग करता है और जानबूझकर सिगरेट किम के ऊपर गिरा देता है। किम एक पल के लिए इसको देखता है, बाद में कुछ नहीं कहता और आगे जाने लगता है। अपने घर के पास आ गया था, लेकिन हम ठग को देखते हैं जो कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाता है। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वह किम को लग जाता है। किम के घर के पास एक लॉन्ड्री वाला भी होता है जिसका नाम होता है मिस्टर लिम, जो कि यह सब देख रहा होता है। ठग गाड़ी से बाहर आता है और किम से बात करने लगता है। किम कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ, लेकिन ठग कहता है क्या तुम नहीं जानते हो कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें सॉरी कहना चाहिए। किम बाद में से सॉरी कह देता है, लेकिन ठग यहीं पर नहीं रुकता, इसे जोर से पंच मारता है और किम नीचे गिर जाता है। बाद में ये चला गया था। हालांकि ये सब बातें कैमराज में कैद हो जाती हैं। सुबह देखते हैं जहाँ पर किम सोया हुआ था, अलार्म रिंग करती है और ये खड़ा हो जाता है, अपनी बेटी के लिए खाना बनाता है। बाद में इसके स्कूल के कपड़ों पर परहेज करने लगता है। डोर के पास आता है और मिंजी को बार बार कह रहा था खाना तैयार हो गया, जल्दी बाहर आओ। मिंजी से कहती है कि आप मुझे परेशान क्यों करते रहते हो, आप एक सांस लगे रहते हो और मुझे बाहर आने के लिए कहते रहते हो। किम स्माइल करके बात को टाल देता है। बाद में इसके स्कूल का एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख रहा होता है और कहता है कि मुझे अपने करीबी का नंबर दो। मिंजी कहती है कि उसका नाम हायरियोंग है और नंबर ये है। मिंजी अपने स्कूल में जाने के लिए बाहर आती है, लेकिन मिस्टर लिमी से बात करने लगता है। पहले इस बारे में बात करने वाला था कि कल तुम्हारे पिता के साथ यहाँ क्या हुआ था, क्या वो ठीक है, लेकिन इस बात को टाल देता है और कहता है तुम्हारे कपड़ों को देखो, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे लॉन्ड्री में ले जा सकता हूँ, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में इसकी बस आती है और ये चली जाती है। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पर किम घर से बाहर आता है। अब लीम इसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, कल ठग ने तुम्हें मारा था, अपने कपड़ों को देखो, चलो मैं इन्हें दुआ देता हूँ, मेरी लॉन्ड्री में आओ, लेकिन ये इसको मना कर देता है और चला गया था। लीम इसको जाते हुए देखता है और कहता है कि जैसी बेटी है वैसा ही पिता भी है। मिंजी को देखते हैं जो कि अपनी बस में होती है और यहाँ पर एक लड़के को देख रही होती है जिसका नाम होता है नामहून और शायद इसको लाइक करती है। बस के आगे साइकिल वाला आ गया था, एकदम से ब्रेक लगते हैं। मिंजी गिरने जा रही थी, लेकिन यह नामहून की बाहों में आ जाती है। बाद में सीट पर बैठ जाती है और इसको नोटिस करने लगती है। यह भी एक पल के लिए इसको देखता है। दूसरी ओर हम किम को देखते हैं। हमें पता चलता है कि एक बैंक के अंदर काम करता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर इसे कुछ पता चलता है कि इसका मिसयूज हुआ है, जो कि इसके बॉस है हाक्सू ने किया होगा। बाद में हाक्सू के पास आता भी है और इन पैसों के बारे में सॉल्व जॉब करने लगता है। बताता है कि उस दिन आपकी एनिवर्सरी थी, लेकिन आपके कार्ड से इतने पैसे का भुगतान हुआ था। लेकिन हक्सू कहता है कि इस बात को जाने दो, कभी कभी रूल ब्रेक करने पड़ते हैं, ऐसा समझ लो कि बैंक के खाने पीने में ये पैसा चला गया। किम इसकी बात मान लेता है, अपनी सीट पर आता है। ये सीन याद करता है कि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, उसके लिए कुछ बाय करना चाहता है जो कि सेल्फ डिफेंस की चीज़ें होती हैं। इन्हें सर्च करने लगता है, लेकिन इसकी कोलिग संगे इसको ऐसा करते देख लेती है और कहती है कि तुम क्यों चाहते हो, क्या तुम इसका यूज़ हाक्सू पर करने वाले हो। यह सिर्फ मजाकिया ढंग में कह रही थी, लेकिन किम मना करता है और कहता है कि मेरी बेटी के लिए है, उसका बर्थडे जल्दी आने वाला है। संगे कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी ये सब नहीं चाहती है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पहले उसे पूछना चाहिए। लेकिन यह कहता है कि वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती है, काश उसकी माँ होती तो ये सब और भी बेटर होता। संगे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, काम के बाद हम डिपार्टमेंट स्टोर में चलेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। मिंजी को देखते हैं जो अपनी क्लास में होती है। हायरिंग इसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे जिम के कपड़े चाहिए, ये इसको दे देती है। बाद में देखते हैं कि दो लड़कियां मिंजी के पास आती है और इसकी इंसल्ट करने लगती है। कहती है कि तुम्हें से स्मेल आ रही है, इसकी जो चीज़ें होती हैं इन्हें नीचे फेंक देती है, लेकिन मिंजी कुछ नहीं कहती। बाद में देखते हैं कि लड़कियां पीछे हायरी के पास आती है और इसकी महंगी चीज़ों को लेकर इसकी कॉम्प्लीमेंट करने लगती हैं। मिंजी भी हायरी को देखने लगती है। हायरी कहती है तुम क्या देख रही हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। तभी हायरी के पास नामहून आता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बाद में इसे बाहर ले आया था। कुछ टाइम के बाद मिंजी को देखते हैं जो कि रेस्टरूम में आ जाती है, लेकिन हायरी की दोस्त यहाँ भी होती है जो कि इसकी इंसल्ट करने लगती हैं। मिंजी कहती है कि मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन तुम में से स्मोकिंग की स्मेल आ रही है। ये इसे मारना चाहती है, लेकिन तभी हायरी आती है और कहती है कि रहने दो, ये मिसरेबल है। मिंजी सवाल करती है कि मैं मिसरेबल क्यों हूँ। हायरी ने कह दिया था क्योंकि तुम्हें से स्मेल आती है।
किम को देखते हैं जो कि बैंक से बाहर आता है, लेकिन संगे यहाँ पर होती है जो कि इसका वेट कर रही थी और इसको स्टोर में चलने के लिए कहती है। किम पहले मना कर देता है, संगे कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में कह देता है ठीक है मैं भी चलूँगा। अगले सीन में देखते हैं कि स्टोर में आते हैं जहाँ पर संगे इसकी बेटी के लिए कुछ अच्छे वाला गिफ्ट बाय करना चाहती है जो कि इसे मिल जाता है, लेकिन इसके लिए प्री ऑर्डर लेना पड़ता है। अभी लाइन में लगे हुए थे। यह कहती है कि मैंने तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है, तुम उसे आगे दिखाना, तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन किम अपने फ़ोन को देखता है और कहता है कि इसमें स्क्रीनशॉट कहाँ से आएगा। जब इसका नंबर आता है तो इसके पास स्क्रीनशॉट नहीं होता, लेकिन संगे आकर इसकी हेल्प कर देती है और ये एक टी शर्ट होती है। लेकिन किम देखता है कि बहुत ही महंगी होती है। बाद में कह देता है कि मुझे रिफंड चाहिए, लेकिन संगे इसको समझाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारी बेटी तुमसे कहती है कि आज तक आपने मेरे लिए क्या किया, तो तुम क्या जवाब दोगे। लेकिन अगर ये महंगी टी शर्ट तुम्हारे पास होगी तो तुम कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए बाय की है। किम इसकी बातों में आ जाता है और इसको बाय कर लेता है। रात को अपने घर पर आता है जहाँ पहले गिफ्ट को दराज में रख देता है। बाद में देखता है कि मिंजी अपने कपड़ों को धो रही है। यह कहता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन मिंजी कहती है कि जब आप ये करते हो तो इनमें से स्मेल आती है, अब से मैं ही लॉन्ड्री का काम करूँगी। रात को अपने फ़ोन में हायरी की प्रोफाइल को देख रही होती है, इसकी फ़ोटोज़ को देखती है। बाद में नामुन की प्रोफाइल को चेक करती है, लेकिन गलती से एक फ़ोटो लाइक कर देती है। इसे डिसलाइक करना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर बाहर आती है, देखती है कि मेरा पिता सोफे पर सोया हुआ है। ये इसको जगाती है, रूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन यह देखता है कि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं, धोना चाहता है। लेकिन इसकी बेटी ने कह दिया था कि इन्हें सुबह वॉश कर लेना, अब जाकर सो जाओ। सुबह किम को देखते हैं, अलार्म रिंग करती है, जाग जाता है, किचन में आता है, लेकिन देखता है कि मेरी बेटी ने आज पहली बार बर्तन को वॉश कर दिया है, आज मैं उसका फेवरेट खाना बनाऊंगा। दूसरी ओर नामहून को देखते हैं जो अपने स्कूल में होता है और वॉलीबॉल खेलता है। मिंजी अपने लॉकर में जिम के कपड़े देखती है जो कि नहीं होते, लेकिन तभी हायरी और इसकी दोस्त आती है जो कि स्माइल करके निकल जाती हैं। इसे कुछ समझ में नहीं आता। बाद में रेयोंग के पास आती है और कहती है कि मेरे जिम के कपड़े कहाँ पर है। यह कहती है कि मैंने तुम्हारी सीट पर रख दिए थे, लेकिन बाद में से पता चलता है कि हायरी और उसकी दोस्तों ने इन्हें डस्टबिन में डाल दिया है। फिर भी मैले कपड़े पहनकर जिम में आ रही होती है। नामुन सामने ही होता है जो कि इसे देख लेता है, अपनी जैकेट देता है और कहता है तुम इसका यूज कर सकती हो। बाद में जिम में आती है, लेकिन कोच देखता है कि इसने नामुन की जैकेट पहनी हुई है। हायरी पास में होती है जो कि ये सब देखती है। अगले सीन में हंसू को देखते हैं जो अपनी एकेडमी में होता है और बच्चों को ताइक्वांडो सिखाता है। बाद में हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम होता है जून चियोल, जो कि यहाँ पर लोगों की हेल्प करता है और यह सब करके बहुत ही हैप्पी होता है। फिर अपने सीक्रेट प्लेस पर आता है और यहाँ गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर हंसू आता है, देखता है कि जुनचोल अंदर ही है, डोर को नॉक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जुनचोल अपने गेम में पूरी तरह से मगन होता है। हंसू डोर को लात मारता है और अंदर आ गया था। जुनचोल इस पर चिल्लाता है और कहता है कि ये सब क्या है, क्या तुमने मेरे डोर को तोड़ दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हंसू कहता है कि अपना बकवास गेम बंद करो और चलो चलते हैं। जिनचोल कहता है तुम कहाँ पर जाने वाले हो। हंसू कहता है क्या तुम भूल गए हो कि हम साल में एक बार मिलते हैं और आज वही दिन है। जिनचोल कहता है कि मैं तो भूल ही गया था क्योंकि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, लेकिन साथ में किम भी होता है जो कि इनका दोस्त होता है। पहले ही अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। जिनचोल दिखाता है और कहता है कि देखो ये मेरी बेटी की फोटो है, जब भी मैं उसको मिस करता हूँ तो इसको देख लेता हूँ। हंसू भी कहने लगता है कि मेरा बेटा बहुत ही रूड है, पता नहीं किस पर गया है। किम कहता है कि मेरा टाइम हो गया है, मिंजी घर पर आ गई होगी, मुझे वहाँ पर जाना होगा। लेकिन ये कहते हैं कि रहने दो, 2 मिनट तक यहीं पर रहो, अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी चिंता करना छोड़ दो, जल्दी उसका बीए भी हो सकता है। पहले वाले ठग को देखते हैं जो कि यहीं पर होता है और एक आदमी को परेशान कर रहा था, लेकिन बाद में जिनचोल की ओर देखता है जो कि इसको देख रहा होता है। ठग चिल्लाता है और कहता है तुम किसको देख रहे हो। जिनचोल इसको मारना चाहता है, लेकिन हंसू रोक लेता है और कहता है कि रहने दो, अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। किम इन दोनों से कहता है चलो चलते हैं। जिनचोल जाने लगता है, लेकिन ठग इसको उकसाता है और इस पर खाना फेंक कर मारता है। जिनचोल की टी शर्ट पर जो इसकी बेटी की फोटो होती है, इसको लेकर गंदे कमेंट्स करने लगता है। जिनचोल गुस्से में आ जाता है और इसको मारता है। इसके कुछ दोस्त भी होते हैं और इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि किम कुछ नहीं करता और चला गया था। पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और जिनचोल को रोकते हैं। सुबह देखते हैं जहाँ पर किम मिंजी कपड़ों को सेट कर रहा होता है। नाम उनकी जैकेट को देख लेता है,
जिस पर उसका नाम भी होता है और कहता है कि ये कौन है। मिंजी जैकेट को लेती है और स्कूल की ओर भाग जाती है। किम अपने आप से सवाल करता है कि क्या सच में ये उसका बीएफ है। मिंजी स्कूल में आती है। नामहून को जैकेट देना चाहती है लेकिन वो क्लास में नहीं होता। बाद में बाहर आकर बैठ जाती है लेकिन तभी नामहून इसके पास आता है और जैकेट को लेता है। कहता है तुम इसे मेरी सीट पर छोड़ सकती थी, लेकिन मिंजी कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। बाद में से कहता है कि क्या तुमने मेरी फ़ोटो लाइक की थी, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। तभी नामून इसके पास रैंडम मैसेज कर देता है और ये इसके पास पहुँच भी जाता है। मिंजी शर्मा जाती है और कुछ नहीं कहती। पीछे हम देखते हैं जहाँ पर हायरी और इसकी दोस्त होती है जो कि ये सब देख रही थी। अगले सीन में मिंजी क्लास में आती है लेकिन दोनों लड़के इसके पास आती है और कहती हैं कि हायरी तुमसे मिलना चाहती है। बाद में इसको स्टोरेज रूम में लेकर आते हैं जहाँ पर हायरी से कहती है कि तुम मेरे बीएफ के साथ क्या कर रही थी। मिंजी कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा, मुझे सिर्फ उसकी जैकेट लौटानी थी। हायरी कहती है तुम अपनी जैकेट पहन सकती थी, लेकिन मिंजी कहती है कि कैसे, तुमने उसको डस्टबिन में डाल दिया था। लेकिन हायरी इसको पनिश करती है और इसको लात मार देती है। हायरी कहती है कि मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ कि तुम मेरी बीएफ के साथ थी, मैं तो इस बात से नाराज़ हूँ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी जो स्मेल है वो उसमें भी आ सकती है। बाद में से कहती है कि तुम में से एक मदरलेस चाइल्ड की स्मेल आ रही है। अब मिंजी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और इसको लात मार देती है। दोनों लड़कियां छुड़वाने का ट्राई करती हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाती। दूसरी ओर किम को देखते हैं जो बैंक में होता है, लेकिन टीचर इसके पास कॉल करता है, बताता है कि तुम्हारी बेटी ने स्कूल में क्या किया, उसने हायरी पर अटैक किया है और तुम जानते हो कि वह जुआ के कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन जिसका नाम होता है गंग चान, उसकी डॉटर है। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। गंग चान को देखते हैं जो कि असेंबलीमैन सिम से सपा में मीटिंग कर रहा होता है। ये किसी रीडिप्लोमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बात करते हैं। सिम कहता है चिंता मत करो, तुमने जो भी करने के लिए कहा है मैं वैसा ही करूँगा। गंग चान बाहर आता है। राइट हैंड मैन नाम कहता है कि आपकी वाइफ आपके पास कॉल कर रही है। गंग चान फिर बात करता है, वाइफ ने कह दिया था कि स्कूल में क्या हुआ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में गोल्डन टीथ नाम के आदमी से मिलते हैं जो अपने आप को रेडी करता है और यहाँ पर आ गया था, लेकिन सामने नाम आता है जो कि इसको रोक लेता है। आदमी कहता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए कहा था। नाम कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब प्लानिंग में चेंज हो गया है, तुम चले जाओ, हम तुम्हें बाद में बुला लेंगे। यह कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए लैप डॉग हूँ। नाम इसे देख रहा होता है, बाद में इसको जाना पड़ता है। स्कूल में चलते हैं जहाँ पर सभी किम का वेट कर रहे थे। हायरी की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हम उसके लिए वेट क्यों करेंगे। तभी किम भी आ जाता है, लेकिन मिंजी चुप नहीं होती, सच्चाई बताती है कि हुआ क्या था। ये लड़कियाँ मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी, मैंने किसी तरह इस बात को कंट्रोल कर लिया, लेकिन कब तक करूँगी, इसलिए मैंने इस पर हाथ उठाया। लेकिन किम अपनी बेटी की बात नहीं सुनता, घुटनों के बल बैठ जाता है और गंगचान से कहता मुझे माफ़ कर देना, इसकी माँ नहीं है, मैंने इसकी परवरिश की है जो कि शायद सही से नहीं हुई है, मैं आगे और भी ट्राई करूँगा, मैं इसका यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दूंगा। गंगचान इसके पास आता है और कहता ठीक है तुम्हें ऐसे ही करना होगा। गंगचान बाहर आकर किम को देख रहा होता है जो मिंजी के साथ जा रहा होता है और टीचर से कहता है कि ये है कौन। टीचर कहता है कि ये सिर्फ एक सिंपल एम्प्लॉय है जो बैंक में काम करता है, चिंता मत करो, अगली बार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। गंगचान कहता ठीक है, अगर हो गया तो देख लेना, तुम और तुम्हारा स्कूल यहाँ से गायब हो जाओगे। मिंजी अपने पिता से कहती है कि आपको मुझ पर बिलीव नहीं है, मेरे पास मेरी माँ नहीं है, केवल तुम ही हो, आपको मुझ पर बिलीव करना चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। आप उनके सामने घुटनों के बल क्यों बैठे, कैसी वजह से? क्योंकि हायरी का पिता एक बड़ा आदमी है, उसके बहुत सारे कनेक्शन हैं, लेकिन आपके क्यों नहीं है, तुम सिर्फ एक नीच एम्प्लॉय हो। आज मैं रियों के घर पर ही सोऊंगी, मेरे पास कॉल मत कर देना, अगर आपने ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जाने लगता है, लेकिन इसे कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं अपने बर्थडे से ऐड करती हूँ क्योंकि उस दिन मेरी माँ की डेथ हो गई थी। अगले सीन में किम स्मृति स्थल पर आता है और अपनी वाइफ को देखता है, एक पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर दोनों फ्लावर की शॉप में होते हैं। यूनजिन बताती है कि ये फ्लावर मेरा फेवरेट है, इन फ्लावर को हैनी स्कल कहा जाता है, इनका एक हिडन मीनिंग है जो कि होता है लव एंड डिवोशन। रात को किम अपने घर पर आता है लेकिन देखता है कि मेरी बेटी यहाँ पर नहीं आई। दूसरी ओर मिंजी को देखते हैं जो कि मार्केट में होती है, लेकिन तभी नामुन इसके पास मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, स्कूल के पीछे वाले गेट पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। नामुन को देखते हैं 12 बज जाते हैं, केक को तैयार करता है, अपनी बेटी के पास कॉल करना चाहता है, लेकिन उसने कह दिया था कि मेरे पास कॉल मत करना, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।
रात भर ऐसे ही बैठा रहता है और सुबह के 7 बज जाते हैं। अब रेयोंग के पास कॉल करता है और कहता है कि क्या मेरी बेटी तुम्हारे पास है, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि वो मेरे पास नहीं आई। स्कूल में आता है, बच्चों से पूछता है, लेकिन यहाँ भी मिंजी नहीं होती। तभी नामुन को देखता है और कहता है मुझे पता है तुम उसे जानते हो, वह काम पर हो सकती है। नामुन कहता है मुझे माफ़ कर देना, वह मैसेज मैंने नहीं किया था। एक ठग मेरे पास आया, मेरे फ़ोन को ले लिया था और उसने मिंजी को वहाँ पर आने के लिए कहा। मैंने सिर्फ स्कूल के पीछे वाले गेट की बात को सुना था। अब हम देखते हैं कि किम स्कूल के पीछे आता है और यहाँ कई खून के धब्बे होते हैं, इन्हें फॉलो करता है। यहाँ पर एक हेयर बैंड भी होता है, याद करता है कि यह तो हायरी का होता है। अगले सीन में यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और हायरी और एक ठग आते हैं। ठग कहता है चिंता मत करो, उन्हें यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। देखो वेदर भी हमारी साइड में है, बारिश स्टार्ट हो गई है, सारे एविडेंस मिट गए हैं। उसका पिता भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह सिर्फ एक सिंपल एम्प्लॉय है। अगर पुलिस के पास रिपोर्ट आ जाती तो पहले से यहाँ पर होती, लेकिन देखो कि यहाँ पर पुलिस वाले नहीं है। लेकिन तभी इनके पीछे किम आता है और कहता है कि मैं मिंजी का पिता हूँ। ठगी से कहने लगता है कि मिंजी को नहीं जानते कि वो कहाँ पर है, बाद में जाने लगते हैं। लेकिन किम कहता है कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि मैं मिंजी को ढूंढ रहा हूँ। हायरी को हेयर बैंड दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारा है ना। ठग इसके पास आता है और कहता है तुम चाहते क्या हो, यहाँ से चले जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। बाद में से पंच मारना चाहता है लेकिन किम को नहीं लगता। ठग चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम कोई स्पेशल हो, अगर हो भी तो मुझसे फाइट करो। फिर इसके कपड़े फाड़ देता है, लेकिन यहाँ पर कई निशान होते हैं। अब हम पास्ट के सीन में चलते हैं जहाँ पर इसने किसी बड़े आदमी के ऊपर गन लगाई हुई थी और कहता मुझे जाने दो, मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। हम यहाँ पर और भी कई सीन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि पहले किम एक डिटेक्टिव था। नॉर्थ कोरिया में इसने स्पाई के रूप में काम किया था। साउथ कोरिया में तो काम किया करता ही था, इसलिए डबल एजेंट के रूप में इसने कई बार काम किया था। बताया जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में 17 ऑपरेशन को पूरा किया था। अगर हम इसे डिस्चार्ज कर देते हैं तो ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस होगा। अगर नॉर्थ कोरिया को पता चल जाता है कि ये जिंदा है तो हम सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। प्रेजेंट के सीन में वापस आते हैं जहाँ पर किम ठग से फाइट करता है, इसे कई पंच मारता है और नीचे गिरा देता है। बाद में इसको पकड़ता है और कहता है कि मिंजी कहाँ पर है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय। एपिसोड 2 की शुरुआत 2008 के सीन से होती है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ होता है। आदमी बताता है कि हमारे पहले कई सोल्जर नॉर्थ कोरिया में गए थे ताकि शांति स्थापित कर सकें, लेकिन उनको सिंगापुर, जापान, हांगकांग में मार दिया गया। और मुझे पता है कि एक काम वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर जियोंग श्योन का है जो कि वहाँ की जनरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं। तुम्हें उसे मारना होगा। अगले सीन में देखते हैं किम अपनी बाइक पर होता है और जियोंग श्योन का पीछा करता है जो अपने सोल्जर के साथ गाड़ी में होता है। ये सभी टनल में आ गए थे, लेकिन सामने किम होता है जो कि इन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, सभी को मारता है। जियोंग श्योन गाड़ी में बैठाता है और इसको ऐसे ले गया था, लेकिन हम देखते हैं कि सामने नॉर्थ कोरिया कई सोल्जर आ गए थे। किम जियोंग श्योन से कहता है कि यह वह जगह है जहाँ पर हम दोनों मर जाएंगे। बाद में गाड़ी पानी के अंदर गिर देता है। अगले सीन में मीडिया में न्यूज आती है कि हुआ क्या था। हालांकि इनको लग रहा था कि जिसने हमारे बॉस को मारा है वह कोई नॉर्थ कोरिया का सोल्जर होना चाहिए। बताया जाता है कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है। किम का बॉस यह सब टीवी पर देखता है, हंसता है और कहता है मुझे लगता है कि उसको सच में छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वह चला गया। अगले सीन में किम को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आता है क्योंकि यूनजिन प्रेग्नेंट होती है और जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली है। किम को बताया जाता है कि सर्जरी चल रही है। बाद में डॉक्टर्स बाहर आते हैं। किम पूछता है कि वाह क्या। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा सही है, लड़की भी है, लेकिन हम तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाए। किम अंदर आता है और अपनी बच्ची को देखता है जो कि मिंजी होती है। इसकी वाइफ अभी भी जिंदा होती है जो कि किम से बात करती है और कहती है कि अपने पास्ट को भुला दो, अब तुम्हें मिंजी का ख्याल रखना होगा, उसे ऐसी इंसान बनाना जिससे हर कोई प्यार कर सके। ये सब कहने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर किम अपने बॉस पर गन तान देता है और कहता है कि आपने कहा था कि ऑपरेशन करने के बाद मैं अपने घर पर जा सकता हूँ, मुझे छुट्टी मिल जाएगी, मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। बॉस इसकी बात मान लेता है। आगे हम और भी कई सीन्स को देखते हैं जहाँ पर किम मिंजी के साथ होता है और इसकी देखरेख करता है। पहली बार मिंजी इसको डैड कहती है। इसका बर्थडे भी मनाता है और इसे स्कूल से पिकअप भी करता है।
अब हम प्रेजेंट की उस सीन को देखते हैं कि मिंजी के साथ हुआ क्या था। हम नाम हुन को देखते हैं जो अपनी एकेडमी से बाहर आता है, लेकिन सामने वही गुंडा होता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और इसका नाम मिनो होता है जो अपने दोस्तों के साथ होता है। नाम हुन को पकड़ता है, इसको साइड में ले आता है और मारता है। इसके फ़ोन को ले लेता है, मिंजी के पास मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, स्कूल के पीछे जो गेट है वहाँ पर आ जाना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगले सीन में मिंजी यहाँ पर आती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कई स्टूडेंट आ गए थे जिनमें हायरी भी होती है, जो कि मिंजी से कहती है कि नाम उन तो नहीं आने वाला क्योंकि वो बीमार है, लेकिन हम उसकी जगह पर आ गए हैं। बाद में हंसने लगती है। किम अपने घर पर आता है, अपनी बेटी को देखना चाहता है, लेकिन वह यहाँ पर नहीं होती। दूसरी तरफ मिंजी को देखते हैं जो कि हायरी से बात करती है। मिंजी कहती है कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, क्या सब काफ़ी नहीं था, सब कुछ सोल्व हो गया था ना। लेकिन ये मना करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ। लेकिन मिंजी कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपने पिता की तरह नहीं हूँ। हायरी गुस्से में आ जाती है और इसको मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम मुझे मारो। बार बार कहने के बाद मिंजी इसको मारना स्टार्ट कर देती है और इसको आसानी से हरा देती है, लेकिन मिनो मिंजी को पकड़ लेता है और इसको मारता है। मिंजी हायरी से कहती है कि तुम मुझे मारने के लिए पूरी गैंग को लेकर आई हो, तुम एक कायर हो। हायरी बहुत ही गुस्से में आ जाती है, एक ईंट को उठाती है और मिंजी के सिर पर मार देती है। मिंजी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और एक और चीज कर आ जाती है, इसका खून भी बहने लगता है। हायरी बहुत ही डर जाती है, इसको जगाने का ट्राई करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। आसपास के स्टूडेंट होते हैं जो कि पहले से वीडियो बना रहे थे, एम्बुलेंस वालों के पास कॉल करना चाहते हैं, लेकिन मिनो चिल्लाता है और ऐसा करने के लिए मना करता है। सभी के फ़ोन जब्त कर लेता है और कहता है कि अगर किसी ने भी पुलिस को बताया तो देख लेना, तुम भी इसमें शामिल हो। हायरी से कहता है चिंता मत करो, मैं किसी को जानता हूँ जो कि इसकी बॉडी को ठिकाने लगा सकता है, तुम चिंता मत करो। बाद में मिंचोल नाम के आदमी के पास कॉल करता है, बताता है कि मैंने क्या किया, लेकिन मिंचोल कहता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तभी हायरी फ़ोन को लेती है, चिल्लाती है, बताती है कि मैं जुहान कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन जिनका नाम गंगचान है, मैं उनकी डॉटर हूँ। पास की गाड़ी में हम देखते हैं कि गोल्डन टीथ का बॉस बैठा हुआ था, जिसको हम पहले देख चुके हैं। यह बात सुन लेता है, लेकिन मिंचोल कहता है कि मैं फिर भी काम नहीं करूँगा। बॉस मिंचोल को बुलाता है और कहता है कि ये सब क्या था। मिंचोल कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसने ये काम करने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। बॉस कहता है तुमने जुआन कंस्ट्रक्शन का नाम लिया था, वो सब क्या है। मिंचोल कहता है कि एक लड़की थी जो कि अपने आप को जुहान कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन की डॉटर बता रही थी। बॉस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें काम लेना ही होगा, फिर से कॉल करो और बता दो कि मैं काम करूँगा। अगले सीन में देखते हैं कि ये सभी इंसिडेंट सीन पर आते हैं, बॉडी को देखते हैं और कार की डिग्गी में डाल लेते हैं। बाद में हायरी के साथ होते हैं और इसे घर पर छोड़ रहे थे। बॉस इसे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने सच में इसको मारा था। ये आमी बढ़ती है और कहती है कि तुम सिर्फ बॉडी को ठिकाने लगा देना, पैसे की चिंता मत करना। लेकिन आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पिता का मुझ पर एक कर्ज है। हालांकि हायरी यहाँ पर जो ही बातें करती है उन सबको बॉस से रिकॉर्ड कर लेता है, बाद में इसे घर पर छोड़ देता है और कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अपने पिता से कोई बात मत करना, अगर ऐसा किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। अब हम एपिसोड 1 के लास्ट वाली सीन को देखते हैं जहाँ पर किम मिनो को टॉर्चर करता है और कहता है कि मेरी बेटी है कहाँ पर। अब ये बता देता है कि मैंने उसे ठिकाने लगाने का काम मिंचोल को दिया था और वह इस लोकेशन पर रहता है। बैंक में चलते हैं जहाँ पर अक्षु देखता है कि आज किम नहीं आया। यह संगे से कहता है कि वो कहाँ पर रह गया। संगे कहती है कि मैं उसके पास कॉल करूँगी। दूसरी ओर किम को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और अपने हथियार पाती तैयार कर रहा होता है ताकि मैं मिंचोल के पास जा सकूँ। इसके पास संगे कॉल भी करती है लेकिन ये पिक नहीं करता। अगले सीन में देखते हैं कि मिंचोल घर के पास होता है। घर के अंदर चलते हैं जहाँ पर मिंचोल और इसके कई दोस्त होते हैं जो एक फैमिली को टॉर्चर कर रहे थे। बूढ़े आदमी को मारते हैं और कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसकी बेटी साथ में ही होती है। मिंचोल कहता ठीक है, हम तुम्हारी बेटी के पार्ट्स को सेल कर देंगे और पैसा कमाएंगे। बाद में लड़की को कट करने के लिए अंदर ले गए थे। बाहर कोई बैल बजा रहा होता है। मिंचोल कहता है क्या तुमने कुछ मंगा था, देख कर आओ कि कौन है। अगले सीन में कुछ गिरने का शोर होता है और हम देखते हैं कि मंदिर आ गया था, इन सबसे फाइट करता है। देखता है कि यहाँ पर एक लड़की भी होती है और डॉक्टर कुछ करने जा रहा था, डॉक्टर के पास आता है और इसको जान से मार देता है, लड़की की जान बचाता है। मिंचोल पास के रूम में होता है, यह भी शोर को सुन लेता है।
डोर के पास खड़े हुए थे ताकि हम सामने वाले को मार सकें, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। मिंचोल यहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सामने पतली कई तारें होती हैं जिस चीज़ के पाँव कट गए थे, और यह सब पहले से किम ने अंदर आने से पहले सेट कर दिया था। अब किम मिंचोल के पास आता है और इसको पकड़ लेता है। लॉन्ड्री में चलते हैं जहाँ पर वुमन रेस्टोरेंट की फाइट वाली वीडियो को देखती है जहाँ पर जिनचो ने गुंडों से फाइट की थी। मिस्टर लिम्बिस के पास आता है, फाइट को देखता है, लेकिन यह सब देखकर शौक रह गया था। अगले सीन में नॉर्थ कोरिया के मीडिया रूम में चलते हैं जहाँ पर कुछ लोग देश भर की न्यूज़ों को देख रहे थे। लड़की यहाँ पर रेस्टोरेंट की वीडियो को देख लेती है, लेकिन किम को देखते ही इसे कैप्चर करती है, सर्च करती है और इसे पता चल जाता है कि ये कौन है। इसे यहाँ पर कोड 66 के नाम से जानते हैं। बड़े अधिकारियों के पास कॉल करती है और किम के बारे में बताती है। बड़े अधिकारियों से मिलते भी हैं, जिनमें एक का नाम यूंग और यूंग होता है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी में जनरल डायरेक्टर होता है। बताता है कि किम ने हमारे रिपब्लिक के साथ क्या किया था, कुछ भी हो जाए हमें उसे मारना ही होगा, हम एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन इसका बॉस कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्थ और कोरिया के बीच शांति समझौता किया था, उसका 1 महीना अभी जाने वाला है। अगर हम बीच में ऐसा ऑपरेशन करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। रयूंग अपने ऑफिस में आता है, चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ के पर्सन किसी काम के नहीं है। इन्हें क्या लगता है कि जिंदा किम को पकड़ सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होने वाला। इन्हें नहीं पता है कि वो कितना डेंजर है। इसका असिस्टेंट कहता है कि हमारे यहाँ पर कई ऑपरेटिव हैं जो किम का सामना कर सकते हैं, हम किसी एक को साउथ में भेज सकते हैं ताकि वो किम को मार सके। लेकिन रेयोंग कहता है कि इतना टैलेंटेड कोई नहीं है जो किम को मार सके, काश यहाँ पर गयोंग होता। बाद में गयोंग के सीन को भी याद करता है जहाँ पर इसने एक पूरी टोली को अकेले ही मार दिया था। असिस्टेंट बताता है कि उसको तो मार दिया गया था ना। रेयोंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, उस किम ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया और कोड 66 अपने नाम कर लिया। वैसे हमारे ऑपरेटिव में गयोंग का छोटा भाई भी है ना, मैंने सुना कि वो उतना टैलेंटेड है जितना उसका भाई था। उसको मेरे पास लेकर आओ, हम उसे साउथ में भेजेंगे। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक और एजेंसी को देखते हैं जिसमें हम एमएसडी डायरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम होता है गुक चियोल, जो कि अपनी असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। लड़की ने भी रेस्टोरेंट वाली वीडियो को देख लिया था और किम और जिनचोल के बारे में बात करती है। बताती है कि नॉर्थ में इन दोनों ने काफ़ी लड़ाइयाँ साथ में लड़ी थी, लेकिन अभी हाल ही में किम को यहाँ पर देखा गया है। नॉर्थ वालों को पता चल गया कि किम जिंदा है और वो उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद उन्होंने अपने आदमी भेज दिए होंगे। गुकचियोल कहता है कुछ भी हो जाए उनसे पहले हमें किम को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ किम को देखते हैं जो कि मिंचोल को टॉर्चर करता है और इसे पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर लड़कियों का बिजनेस करते हो, यह सब कैसे होता है? पहले नहीं बताता, बार बार टॉर्चर कर रहा था। बाद में बता देता है कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, हम उसी में चैट करते हैं। तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं एक माइनर हूँ, कानून मेरी हेल्प करेगा। किम कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी जिंदा हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हें, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्तों को, सभी को मार दूंगा। ग्रुप में मैसेज आता है, बता जाता है कि हमने बॉडी को ठिकाने लगा दिया है, तुम्हारे लड़के को चुप रखना, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। किम इनके पास कॉल करता है, ये गाड़ी में होते हैं। संगमैन देखता है कि वह मेरे पास कॉल कर रहा है, अपने बॉस को बताता है और कह रहा होता है कि जब भी वो कॉल करता था पहले मेरे पास मैसेज करता था, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है। बॉस कहता है कि यह पुलिस हो सकती है, तुम कॉल पिक मत करना और ग्रुप को डिलीट कर दो। किम देखता है कि ग्रुप डिलीट हो गया है। ये मिंचोल से कहता है कि उनसे कांटेक्ट करो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। किम अपनी गन को निकालता है और इसके पाँव में मार देता है। कहता है कि इनसे कांटेक्ट करो, लेकिन ये चिल्लाता है और कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कर देना, मैंने झूठ बोला, मैं कोई माइनर नहीं हूँ। किम बहुत ही गुस्से में आ जाता है, इसको जान से मारने जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस वाले आते हैं और ये ऐसा नहीं कर पाता। हायरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, मिंजी को लेकर बहुत ही डरी हुई थी। उसके बारे में न्यूज़ को देखती है कि क्या किसी हाई स्कूल के बच्चे की बॉडी मिली है, लेकिन कोई भी आर्टिकल नहीं होता। उस सीन को याद करती है कि कैसे मिंजी के पिता ने मिंचोल से फाइट की थी। गंग चान भी अपने घर पर आ जाता है, वाइफ से पूछता है कि हायरी के बारे में क्या क्या वो सो रही है, लेकिन हायरी की माँ बताती है कि पता नहीं है, आज वो पूरा दिन अपने रूम में ही थी। गंगचान फिर अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है। गंगचान कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम मुझे बीमार लग रही हो, लेकिन हायरी कहती है कि मैं ठीक हूँ, थकावट की वजह से ऐसा है। लेकिन गंगचान कहता है कि क्या मिंजी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, उसको जाने दो।
अगर कोई और बात है तो मुझे बता सकती हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। बाद में से पूछ लेती है कि मिंजी का पिता अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या करता है। यह कहता है तुम क्यों पूछ रही हो। इसने कह दिया था कि मैं सिर्फ जानने के लिए क्यूरियस हूँ और कोई बात नहीं है। गोल्डन टीथ की ओर चलते हैं, एम्प्लॉय से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने गंगचान की डॉटर को जाने क्यों दिया, हम उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। लेकिन यह कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर गंगचान को पता चल जाता तो वह हमें जिंदा खा जाएगा। फिर एक 2016 की सीन को बताता है कि क्या हुआ था, जहाँ पर ये अपने बॉस के साथ गंगचान से मिलने के लिए गया था। उस टाइम गंगचान ने कई छोटी छोटी कंपनियों पर कब्जा कर लिया था और एक बड़ा आदमी बन गया। एक कंस्ट्रक्शन काम को लेकर बात होती है। गोल्डन टीथ का बॉस कहता मुझे माफ़ कर देना कि देरी हो रही है, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूँगा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। गंगचान इसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम सच में सॉरी कह रहे हो, अगर ऐसा है तो ये काम करके दिखाओ। बाद में इसके सामने कांच के टुकड़े डाल दिए जाते हैं और इसे टॉर्चर किया जाता है। प्रेजेंट में चलते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉय ये सब बातें सुनकर कहते हैं कि वह तो साइकोपैथ होना चाहिए। वैसे आपने कहा था कि उसका तुम पर एक कर्ज है, वह क्या है, लेकिन इसने कह दिया था कि तुम्हारे काम की बात नहीं है। दूसरी तरफ किम को देखते हैं, जिसको पुलिस वाले ले जा रहे थे। समुद्र के रास्ते में देखते हैं, जहाँ पर गंगशियोन नाम का आदमी नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आ चुका है। चर्च के पास आता है और अपने असिस्टेंट से मिलता है, जो काफ़ी लंबे टाइम से साउथ कोरिया में रह रहा है। इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जो किम के बारे में होती है। यही बताता है कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें पहले जेल में जाना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ पर जिन चोलो पकड़ा गया है, जो कि किम का दोस्त है। वह तुम्हें बता सकता है कि किम कहाँ पर रहता होगा। यह सीन भी याद करता है कि मैंने पहले रियुंग से बात की थी। रियुंग बताता है कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था, कैसे किम ने धोखे से उसको मार दिया था और कोड 66 बन गया, लेकिन तुम किम को मारकर कोड 66 ले सकते हो और इसके लिए तुम्हें साउथ में जाना होगा। ये इसकी बात मान लेता है। हैंसू जेल में होता है, पुलिस वाले से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जिनचोल से कह रहा था कि फाइट मत करो, मैंने किसी पर हाथ भी नहीं उठाया, मुझे जाने दो। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये बाहर आता है, लेकिन हम देखते हैं कि पास में गंगशियोन को देख लेता है। इसे कुछ शक होता है, लेकिन इमेजिनेशन का नाम देकर इस बात को टाल देता है। गंगशियोन रेस्ट रूम में आ गया था, एक पुलिस वाले को मारता है और इसकी ड्रेस को ले लेता है। बाद में जेल के अंदर आता है और जिनचोल को देखता है। इसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम जिनचोल हो। जिनचोल इसे कहता है तुम हो कौन, क्या तुम नौरत से आए हो। ये इसे पूछता है कि कोड 66 कहाँ पर है, लेकिन यह कहता है कि वह मैं ही हूँ। लेकिन गंगशियोन एक फोटो को दिखाता है और कहता है कि वह इंसान यह है, अब मुझे बताओ कि ये कहाँ पर रहता है। जब ये नहीं बताता तो इसे गन दिखाता है। बाद में जिनचोल ने कह दिया था कि वह लॉन्ड्री के पास दूसरी बिल्डिंग में रहता है, लेकिन अपने आप का ध्यान रखना क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। गंगशियोन कुछ नहीं कहता और चला गया था। जिनचोल के साथ एक और कैदी होता है, इसको मारता है, चिल्लाता है और कहता है कि मरने वाला है। पुलिस वाला देखने के लिए अंदर आता है, लेकिन जिनचोल बाहर आ जाता है, इसको जेल में बंद कर देता है और यहाँ से भाग गया था। गोल्डन टीथ की ओर चलते हैं, जो कि हायरी की ऑडियो को बार बार सुन रहा था, जिसमें इसने उसे पूछा था कि क्या तुमने मिंजी को मारा है, और इसने हाँ कहा था और कहती है कि क्या तुमने बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। इस ऑडियो को एडिट कर लेता है। अंदर इसके आदमी एक फैमिली को टॉर्चर कर रहे थे और ज़मीन के डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेते हैं। बाद में बाहर आते हैं। गोल्डन टीथ डिग्गी ओपन करने के लिए कहता है, अंदर से स्मेल आ रही होती है। ये अपने आदमी पर चिल्लाता है और कहता है तुम्हें इसे कवर करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि मिंजी अभी भी जीवित होती है और अपनी फिंगर को हिलाती है। पुलिस स्टेशन में चलते हैं। किम की स्टेटमेंट ली जाती है। इसे पूछा जाता है तुम हो कौन, लेकिन किम चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ नहीं कहता। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें तुम्हारी फिंगरप्रिंट स्कैन करनी होगी। बाद में ऐसा ही करते हैं। एक्सेस तो हो जाता है, लेकिन बाद में इसे डिनाई कर दिया जाता है, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं किम का फ़ोन रिंग कर रहा होता है। पुलिस वाला देखता है कि यह फ़ोन माई डॉटर नाम से होता है। किम अपने फ़ोन को लेना चाहता है। बाहर पुलिस वाले होते हैं, इनको मारता है। अंदर पुलिस वाला फ़ोन को देख रहा होता है, इसको पकड़ता है, चुप होने के लिए कह रहा था। फ़ोन उठाता है और कहता है कि क्या तुम हो मिंजी। इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत 5 महीने पहले के सीन से होती है। हम आयरियों को देखते हैं जो क्लास में आती है और मिंजी से कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है, मैं गेम खेल रही थी और मेरा फ़ोन ले लिया गया, प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन उधार दे दो। लेकिन मिंजी मना कर देती है। आयरियों कहने लगती है कि मैं तुम्हारी
सबसे अच्छी दोस्त हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मिंजी इसको फ़ोन दे देती है। रेयोंग फ़ोन को देखती है और कहती है कि यह फ़ोन अगली सा है, ऐसा फ़ोन मेरा पिता भी रखता है। हंसने लगती है, इंसल्ट करती है और चली जाती है। मिंजी तभी पास में लड़कियों को देखती है जिनके पास नया फ़ोन होता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मिंजी घर पर अपने पिता के साथ होती है। इसके लिए खाना बनाती है और कहती है कि काम कैसा चल रहा है, मैं कुछ लेने के लिए स्टोर में जा रही हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए, क्या आपको मसाज करवानी है। अब से मैं ही घर के बर्तन वॉश करूँगी क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। किम समझ जाता है और इसे पूछ लेता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए। मिंजी कहती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे एक नया फ़ोन दिलवा दो। जो मेरा फ़ोन है मैं इसे 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये जल्दी डेड हो जाएगा। किम कहता ठीक है, डेड होने के बाद मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। लेकिन ये मना करती है और बताती है कि मेरे स्कूल में हर कोई 1 साल के बाद अपना फ़ोन एक्सचेंज कर लेता है और कई तो 1 महीने के बाद ही। किम अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है कि देखो मेरे पास कैसा फ़ोन है। अपने पिता से कहती है ठीक है, आप ही नया फ़ोन बाय कर लो। अपसेट होकर अपने रूम के अंदर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि स्कूल से अपने घर पर आती है जहाँ पर किम टीवी देख रहा होता है। ये अपने रूम के अंदर आती है लेकिन देखती है कि मेरे पिता ने मेरे लिए नया फ़ोन बाय कर लिया है, साथ में एक हार्ट वाली की भी होती है। बहुत ही हैप्पी हो जाती है। बाहर आती है, अपने पिता से कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। किम भी स्माइल करता है, वो सेम चीज़ कहता है। एपिसोड 2 के लास्ट वाले सीन में आते हैं जहाँ पर किम फ़ोन को लेता है और पूछता है कि क्या तुम मिंजी बोल रही हो, लेकिन सामने वाला फ़ोन कट कर देता है। अगले सीन में असेंबली में चलते हैं जहाँ पर गुकचोल अपनी टीम से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें किम का पता चला, लेकिन ये मना कर देते हैं। लेकिन तभी एजेंट आता है, बता रहा होता है कि भी हाल ही में किम को अरेस्ट कर लिया गया था और वह इस पुलिस स्टेशन में है। गुकचोल कहता ठीक है, हम वहीं पर चलेंगे और निगरानी टीम को फिर से रीअसाइन कर दो ताकि वे किम के बारे में डिटेल्स को ला सकें। किम टैक्सी में होता है, मिंजी के पास कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। अब हम देखते हैं कि निगरानी टीम में संगे होती है। कॉल करके बता दिया जाता है तुम्हें क्या करना है। अपने बैग को लेकर जाने लगती है। हक्सू पूछ रहा होता है तुम कहाँ पर जा रही हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। मिस्टर लिम के पास भी कॉल आ जाती है, बता दिया जाता है तुम्हें क्या करना है। फिर ये अपने हथियारों को लेने लगता है। गंगचान अपने घर पर आता है जहाँ पर इसकी वाइफ बताती है कि पता नहीं आजकल हायरी के साथ क्या चल रहा है, वो आज भी स्कूल में नहीं गई। जब मैं उसके पास गई थी तो वह मुझ पर चिल्लाई और बाहर जाने के लिए कहा। गंगचान फिर यह सीन याद करता है कि हायरी ने पहले मुझे पूछा था कि मिंजी के पिता क्या काम करते हैं। नाम से कहने लगता है कि पता लगाओ कि मिंजी के साथ क्या चल रहा है। नाम फिर ऐसे ही करता है, सिक्योरिटी रूम में आता है और हायरी के अकाउंट को हैक करवा लेता है। बाद में से पता चलता है कि एक सी मिनो से चैटिंग कर रही थी। इसने मिनो के पास मैसेज किया था कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, लेकिन एक लड़की है जो मुझे परेशान कर रही है, उसका नाम मिंजी है। मिनो कहता ठीक है, तुम मुझे बताओ मुझे कहाँ पर आना है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। गंग सियोन को देखते हैं जो किम के घर के अंदर आ जाता है और आसपास चीजें नोटिस करने लगता है। यहाँ पर मिंजी के स्कूल के आईडी कार्ड को भी देखता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है देखता है कि यहाँ पर जिन चोल भी होता है। जिन चोल इसी गन को देखता है और इसे कह रहा होता है तुम इसे मुझे नहीं मार सकते, क्या तुम्हें 66 मिल गया है। बाद में दोनों की फाइट होने लगती है। जिन चोल मजे से इसको मार रहा होता है, हालांकि गंग सियोन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, इस पर गोलियां बरसा रहा होता है, लेकिन जिन चोल फिर इसको अपनी ढाल बना लेता है। गंग सियोन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और इसे यहाँ से भागना पड़ता है। जिनचोल इसका पीछा करना चाहता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अपने आप से कहता है कि मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है, मुझे किम के पास फ़ोन करके सब कुछ बताना होगा। घर के अंदर हम देखते हैं कि पहले से मिस्टर लिम भी होता है जो कि सब देख रहा होता है। बाद में गुकचोल के पास कॉल करता है, बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ, मुझे लगता है कि नौरत से कोई आया है जो किम को मारना चाहता है। गुकचोल कहता है जितना जल्दी हो सके हमें किम को पकड़ना होगा, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट क्यों किया गया। तभी इसका आदमी पता लगा लेता है कि किम कहाँ पर है, बताता है कि वह किसी ताइक्वांडो स्टूडियो में है। बाद में सभी उसी डायरेक्शन में जाते हैं। स्टूडियो में चलते हैं जहाँ पर हंसू अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा था, लेकिन तभी सामने किम को देखता है। इसको देखकर इसे रियलाइज हो गया था कि यहाँ पर क्यों आया होगा। अपने बच्चों से कह देता है कि सभी बाहर चलो। बाद में ऐसे ही करते हैं, किम से बात करने लगता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम पहले यहाँ पर ऐसे कभी नहीं आए। किम ने सारी बातें बता दी थी कि मिंजी को किडनैप कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी डेथ हो गई है। मिंजी के फ़ोन से मेरे पास कॉल भी आया था, लेकिन सामने वाले ने कोई बात नहीं की। मुझे पता है कि मुझे मेरे फ़ोन को फेंक देना चाहिए क्योंकि वो मुझे ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं फेंक सकता। मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम इन सब में शामिल हो गए। लेकिन इसने कह दिया था मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो सबसे पहले मिंजी के फ़ोन को ट्रेस करते हैं।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुकचुल अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ गया था। इसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। किम पहले से यहाँ पर छिप गया था। गुकचुल कहने लगता है कि किम कहाँ पर है, तुम्हें देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। किम अपने ग्लव्स पहन लेता है क्योंकि इसे पता होता है कि मुझे क्या करना है। हंसू की ओर इशारा करता है, वो टाइम आने पर फाइट करने के लिए कह रहा था। गुकचुल कहता है कि किम ने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है। हंसू गुकचुल से कहता है कि बच्चे को जाने दो, लेकिन ऐसा नहीं करता। बच्चा इसको लात मारता है और खुद भाग गया था। बाद में हमारे दोनों हीरोइन से फाइट करने लगते हैं जो काफ़ी देर तक चलती है। सिलेंडर का यूज़ करते हैं जहाँ पर गुंडे कुछ नहीं देख पाते और दोनों छत पर आ गए थे। हालांकि यहाँ पर पहले से आदमी इनका वेट कर रहे थे, लेकिन ये भी इनका कुछ नहीं कर पाते। हमारे दोनों हीरो रस्सियों का यूज़ करते हैं और नीचे आ गए थे। अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चले गए थे। हालांकि जाने से पहले इनकी गाड़ी को पंचर कर देते हैं। अब दोनों एक नई जगह पर आ जाते हैं जहाँ हंसू की पहले से गाड़ी होती है। इसमें अपना सिस्टम ऑन कर देता है ताकि इसकी हेल्प से मिंजी के फ़ोन को ट्रेस कर सके। किम कहता मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से एसएमडी अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। लेकिन इसने कह दिया था कोई बात नहीं है, अगर मेरा बेटा किडनैप हो जाता तो तुम इसी तरह मेरी हेल्प करते। दोनों फिर चले गए थे जहाँ पर हंसू मिंजी के फ़ोन को ट्रेस करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी इनके फ़ोन पर एक कॉल आती है। किम कहता है कि मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, क्या तो वो हमें ट्रेस कर रही हूँ। लेकिन हंसू कहता है कि फ़ोन मिंजी का भी हो सकता है, मुझे तो मैं कॉल पिक करता हूँ। बाद में ऐसे ही करता है, लेकिन सामने से जिनचोल बोल रहा था, चिल्लाता है और कहता तुम हो कहाँ पर। यहाँ पर एक नॉर्थ से आदमी किम को मारने के लिए आया है। मैं उसे हैंडल करने वाला ही था, लेकिन वह यहाँ से भाग गया। मुझे लगता है कि मिंजी की जान को खतरा है, हमें स्कूल में जाना होगा। लेकिन ये बता देते हैं कि मिंजी के साथ क्या हुआ है। लेकिन तभी हंसू को मिंजी के फ़ोन की लोकेशन मिल जाती है और जिनचोल से कहता है तुम यहीं पर आ जाना। दूसरी तरफ नाम को देखते हैं जो मिनो से मिलने के लिए आता है, इसे पैसे देता है। पूछ रहा था कि क्या हुआ था। मिनो ने बता दिया था कि जो किम है वह कोई सिंपल पर्सन नहीं है, उसके यहाँ पर गोलियों के निशान भी थे और मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि नाम पूछता है तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन ये कुछ नहीं बताता। नाम बाद में गंगचान के पास कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। गंगचान कहता है ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें मेरी बेटी शामिल है, सारे एविडेंस को मिटा दो। बाद में ये ऐसा ही करता है और मीनो को मार देता है। अगले सीन में गंगसियोन को देखते हैं जो मिंजी के स्कूल के पास आ गया था। देखता है कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चे को बुली कर रहे थे जो कि गवीडोंग होता है। इनके पास आता है और पूछता है कि मिंजी कहाँ पर है। बुली करने वाले कह देते हैं कि हम बिजी हैं, तुम चले जाओ। जैसे ही जाने वाला था गवीडोंग कहता है कि मैं उसको जानता हूँ, वह मेरी क्लास में ही है। बच्चे इसको जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गंगसियो इनको मारता है और गवीडोंग से कहता है कि वो कहाँ पर है। गवीडोंग कहता है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसकी दोस्त हायरियोंग है जो अपने फ़ोन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। स्कूल के अंदर चलते हैं जहाँ पर संगे टीचर से बात करती है और मिंजी के बारे में पूछ रही थी। इसको बता दिया जाता है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। संगे कहती है कि मैंने सुना था कि स्कूल में वायलेंस हुआ था, इस वजह से उसके पिता भी आए थे, लेकिन टीचर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। संगे जाने लगती है। हालांकि यहाँ पर गंगशियोन को नहीं देख पाती जो कि इसके पास से गुजर गया था। अंदर हम हायरियोंग को देखते हैं जो नर्स वाले रूम में होती है, लेकिन तभी गंगशियोन आता है, इसके फेस को पकड़ता है, फ़ोन को लेता है और कहता मुझे पता चला कि तुम मिंजी की दोस्त हो, क्या उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती हो। ये हामी भरती है। संगे बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है और मिस्टर लिम से बात करती है जो पहले से यहाँ पर होता है। इसको बताती है कि हुआ क्या है। मिस्टर लिम कहता है कि जहाँ पर मिंजी होगी वहीं पर उसका पिता होगा, हम उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन तभी मिस्टर लिम में भी यहाँ पर गंगशियोन को देख लेता है जो गाड़ी के सामने चला गया था। हालांकि बाद में भी इसको नोटिस करता है, लेकिन इस बारे में इसे कुछ नहीं बताता। गंगचान फिर से असेंबलीमैन सीन से बात करता है और पूछ रहा था कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। सीन कहता है कि तुम एक बड़े इलाके को बंजर बनाने वाले हो अपने रिकंस्ट्रक्शन काम के लिए, इसके लिए मुझे बड़ी सारी फंडिंग चाहिए। गंगचान कहता है पैसे चिंता मत करो, जितना पैसा चाहिए मुझे बता देना। सीन कहता है कुछ असेंबली वाले हैं जो इसके अगेंस्ट आ सकते हैं। गंगचान कहता ठीक है, उनकी लिस्ट मुझे भेज देना, आगे क्या करना है वो मेरा काम है। बाद में नाम से बात करने लगता है। नाम ने सब कुछ बता दिया था कि मिंजी गायब हो गई है और उसका पिता उसे ढूंढ रहा है। हमने उसके बैकग्राउंड को चेक करना चाहा, लेकिन हमारा एक्सेस डिनाई कर दिया गया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अगले सीन में किम को देखते हैं जो कि हंसू के साथ एक बिल्डिंग के पास आता है। हंसू ने बता दिया था कि मिंजी का फ़ोन 3rd फ्लोर पर है। बाद में दोनों अंदर आते हैं जहाँ सामने कई सारे आदमी होते हैं। आदमी इनसे कहने लगते हैं कि वापिस चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन किम नहीं जाता और कहता मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है।
तभी एक आदमी इनके सामने आता है जिसके लंबे सारे बाल होते हैं। किम को चाकू से डराने लगता है। किम इसके बाल खींचता है और फाड़ लेता है। दूसरे आदमी देखकर इसको डर जाते हैं। किम कहने लगता है किम अंदर जा रहा हूँ, अगर किसी ने कुछ किया तो देख लेना, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालांकि ये तो चला गया था लेकिन गुंडे इसका कहना नहीं मानते। लेकिन हांसू यहीं पर होता है जो कि इन सबसे फाइट करने लगता है और किम अंदर आता है। अंदर हम बॉस को देखते हैं जो कि कैमराज में सब देख रहा होता है और अपने दोस्त हयोंग मिन से कहता है कि जाकर उसे मार दो, मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। हयोंग मिन ऐसे ही करता है। किम अंदर आता है और देखता है कि कैसे यहाँ पर गर्ल्स को लेकर बिजनेस किया जा रहा है। हयोंग मिन सामने ही होता है, इसको वापिस जाने के लिए कहता है क्योंकि मैं दूसरे आदमियों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। किम कहता है क्या हुआ, कहते हैं बॉक्सिंग आती है। बाद में इसको एक दो पंच से ही मार देता है। फिर अंदर आता है जहाँ पर और भी कई सारे आदमी होते हैं, ढेर सारे यहाँ पर फोन होते हैं। इनमें मिंजी का फोन देखने लगता है लेकिन नहीं होता। लेकिन तभी बॉस की पॉकेट में देखता है जहाँ मिंजी का फोन होता है। बॉस के आदमी इस पर टूट पड़ते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। ये बारी बारी करके सभी को मार देता है। बाद में बॉस के पास आता है और पूछ रहा था कि ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला है। लड़का फोन को निकालता है और कहता है मुझे इसे पावर ऑन करने दो। बाद में मिंजी की फोटो को देखता है और कहता है कि इसने कल मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। फिर फोटो को चाटने लगता है। किम बहुत ही गुस्से में आ गया था और इसको मारना स्टार्ट कर देता है। लड़का बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, इसका खून बहने लगता है। हंसू ये सब देख लेता है, किम को रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो, हमें पता लगाना होगा कि मिंजी कहाँ पर है। बाद में से पूछ लेता है कि वह है कहाँ पर, लेकिन इसने कह दिया था मुझे नहीं पता। हंसू कहता है ठीक है, ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला है। लड़का याद करता है और कहता है कि एक होमलेस पर्सन था जो हमें रोड पर मिला था और यह फ़ोन उसी के पास था। हम देखते हैं कि बॉस के आदमी फ़ोन लेकर इसके पास आ गए थे। बॉस कहने लगता है कि ऐसी लड़की का फ़ोन लेकर आए हो, मैं बोल्ड फोटोज़ को देखना चाहता हूँ। फिर मिंजी के फ़ोन को उठाता है और फोटोज़ देखने लगता है लेकिन कहता है कि ये तो 2-3 फ़ोटो ही हैं। फिर इसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने लगता है लेकिन इसमें केवल डैड का नंबर होता है। इसी टाइम बॉस ने गलती से इसके पिता के पास कॉल कर दिया था और जब किम ने पूछा था कि क्या तुम मिंजी बोल रही हो, तब ये कुछ नहीं कहता और फ़ोन बंद कर लेता है। किम कहता है क्या कहा तुमने, केवल डैड का नंबर। बाद में याद करता है और कहता है कि एक नंबर और था जो कि हायरियोंग है। मुझे लगता है कि उसकी दोस्त होनी चाहिए लेकिन मैं उसे दोस्त नहीं कहूँगा। मैंने उनकी चैट्स को रीड किया था और उनको देखकर मैं कह सकता हूँ कि वह हायरियोंग केवल उसका यूज़ कर रही थी। कभी उससे फ़ोन लेती तो कभी कपड़े लेती, कभी और कुछ। किम बाद में याद करता है कि मेरी बेटी के साथ स्कूल में क्या क्या हुआ होगा, उसे कैसे बुली किया जा रहा था और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। हंसू इसको देखता है और कहता है कि इमोशनल होने का टाइम नहीं है, तुम्हारी बेटी को ढूंढने के बाद तुम उसे सॉरी कह सकते हो। तभी किम को पता चलता है कि पीछे से कोई आ रहा है। जैसे देखने वाला था इससे पहले गन इसके ऊपर लगा दी जाती है और ये गंगसियोंग होता है जो कि इसे कहता है कि फेक 66 यहाँ पर है। एपिसोड के लास्ट में एपिलॉग को देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर जंग किम से बात करने लगता है। किम शायद नॉर्थ कोरिया में कोई ऑपरेशन करने के लिए गया होगा लेकिन इसे पकड़ लिया गया, इसलिए डायरेक्टर जंग से कह रहा होता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। जंग इसे पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज कितनी है, फैमिली में कौन है, लेकिन ये कुछ नहीं कहता और बता रहा था कि मैं अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। जंग कहता है चलो एक काम करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बाद में यहाँ पर एक लड़के को बुला लेता है जो कि जिनचोल होता है। जिनचोल जंग से कहने लगता है कि ये है कौन, क्या इसे दोस्त कहना चाहिए। जंग कहता है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें पहले इसकी स्किल्स को देखना होगा, तुम इसे फाइट करना लेकिन इसको मार मत देना। बाद में दोनों फाइट करने के लिए बाहर आते हैं। जिनचोल इसे कहता है तुम मर मत जाना। किम कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया है। जिनचोल कहता है तुम्हारा नाम क्या है। किम कहता है 73, लेकिन फिर कहता है कि नहीं यह 66 है। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत 1997 में नॉर्थ कोरिया से होती है। हम यूंग रियूंग को देखते हैं जो कि एक ऑर्फनेज में आता है और बच्चों से मिलता है। पहले अपने बारे में बताता है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता चला तुम से बहुत ही फिट हो, क्या मेरे लिए सोल्जर बनोगे। कोई कुछ नहीं कहता लेकिन एक बच्चा सामने आता है और कहता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, क्या मुझे भरपेट खाना मिलेगा। लड़के का नाम योंग गेयोंग होता है। रियोंग इनसे कहता है ठीक है तुम सभी आपस में फाइट करो। बाद में सही होता है लेकिन हम देखते हैं कि गेयोंग सभी को राह देता है। रियोंग कहता है तुम अपने काम में बहुत ही अच्छे हो, हमारे साथ चलो। लेकिन एक लड़का नीचे पड़ा हुआ था जो कि इसके पाँव को पकड़ लेता है। रियोंग कहता है तुम भी बहुत ही अच्छे हो, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, तुम्हारा नाम है क्या। लड़का कहता है मेरा नाम किम है।
आगे हम देखते हैं कि सभी बच्चों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, लेकिन ऐसा करने से पहले रियुंग बताता है कि तुम सभी का पर्पस क्या है, तुम्हें साउथ में जाकर स्पाई के रूप में काम करना है। हालांकि ट्रेनिंग में टॉर्चर करना भी शामिल होता है, जैसे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर किम और गेयोंग को बांधा हुआ था। गेयोंग से पूछा जाता है कि कोड 66 तुम्हारा नाम है क्या, लेकिन ये कहता मुझे याद नहीं है। किम से पूछा जाता है कि कोड 73 तुम्हारा नाम क्या है, बता दिया था किम। आदमी कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। इसे फिर से टॉर्चर किया जाता है। आगे हम इनकी ट्रेनिंग के बारे में और भी कई सीन्स को देखते हैं। किम और गेयोंग की फाइट भी करवाई जाती है, लेकिन किम इसको हरा देता है। शाम को देखते हैं जहाँ पर सभी खाना खा रहे थे। किम खाना लेकर गेयोंग के पास आता है, लेकिन गेयोंग कहता है मुझे नहीं खाना। किम कहता है तुम मुझे हर बार हार जाते हो, मुझे लगता है तुम कम खाना खाते हो, तुम खाना खा लो, मैं दया की वजह से नहीं कर रहा हूँ। गेयोंग गुस्से में आ जाता है और इसको मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन दूसरे बच्चे इसको छुड़वाते हैं। आगे और भी कई सीन देखते हैं। एक सीन में हम चलते हैं जहाँ पर रात को 73 को देखते हैं जो कि सोया हुआ था। एक सोल्जर इसको मारने के लिए आता है, लेकिन एक इसी तरह अपना बचाव करता है, बाहर आता है और देखता है कैसे कई बच्चों को मार दिया गया है और यह काम रियुंग ने किया होगा। किम और गेयोंग फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही परफेक्ट बन गए थे। अगले सीन में देखते हैं कि इनका मिशन स्टार्ट हो जाता है। रियुंग ने बता दिया था कि तुमको रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाना है और वहाँ पर एक आदमी को मारना है। बाद में देखते हैं कि सभी सोल्जर ऐसे ही करते हैं। दिन में इस घर को ऑब्जर्व कर रहे थे, रात को यहाँ पर आ गए थे, एक आदमी को मारना चाहते हैं। गेयोंग गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। किम इसे रुकने के लिए कह रहा था। गेयोंग फिर ऐसे ही करता है, देखने के लिए आता है कि ये कौन है, लेकिन यह सिर्फ एक पुतला होता है जिस पर बॉम्ब फिट किया हुआ था। बॉम्ब यहाँ पर फट जाता है और गेयोंग की डेथ हो जाती है। हम यह सीन भी देखते हैं कि जब योंग स्योंग को गाँव से ले जा रहे थे तब यहाँ पर गंग स्योंग होता है जो कि रो रहा था, लेकिन गेयोंग कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर से आऊँगा। अब हम एपिसोड 3 के लास्ट वाले सीन में चलते हैं। गंग स्योंग किम के ऊपर गन लगाता है और कहता है कि फेक 66 यहाँ पर है। जैसे ही फायर करने जा रहा था, किम किसी तरह हट जाता है और अपना बचाव करता है। बाद में दोनों मिलकर गंग स्योंग से फाइट करते हैं, लेकिन देखते हैं कि गन इसके पास ही होती है और ये फायर करने वाला है। बाद में दोनों भागकर कहीं पर छिप गए थे, लेकिन गंग स्योंग गोलियों की बारिश ही करने लगता है। लेकिन तभी इसके पीछे संगे और मिस्टर लीम आते हैं जो कि इस पर फायर करते हैं और हाथ ऊपर करने के लिए कह रहे थे। बाद में ऐसे ही करता है। हंसू किम से कहने लगता है कि दोनों कौन है। किम कहता है कि मेरी कोलीग है, इसका नाम संगे है और ये मेरा लॉन्ड्री वाला। मिस्टर लीम यह सीन याद करता है कि जब मैं संगे के साथ गाड़ी में था तब मैंने गंग स्योंग को देख लिया था और मैंने इसके बारे में संगे को बता दिया था कि यह हमको किम के पास ले जा सकता है। संगे कहती है कि शायद तुम हमारे बारे में पहले से जानते थे। किम कहता मुझे केवल इतना पता था कि कोई मुझे देख रहा है। मिस्टर लिम कहता है तुमने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है, तुम सरेंडर कर दो। लेकिन किम कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती मैं सरेंडर नहीं करूँगा। हालांकि उसके मिलने के बाद मैं खुद सरेंडर करने के लिए आऊँगा और इसके लिए प्रॉमिस करता हूँ। बाद में दोनों ऐसे भाग गए थे। गंग स्योंग मौके का फायदा उठाता है, मिस्टर लिम से गन को लेता है, इस पर फायर कर देता है। बाद में संगे से फाइट करने लगता है जो काफ़ी देर तक चलती है। संगे को इंजर्ड कर देता है और यहाँ से भाग गया था। बाहर आकर इनकी गाड़ी पर फायर करने लगता है, लेकिन दोनों ऐसे भाग गए थे। संगे को लगता है कि मिस्टर लिम की डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। हंसू किम के साथ गाड़ी में होता है, देखता है किसे गोली लग गई थी, पूछता है तुम्हें गोली कब लगी थी। किम कहता है कि मैं ठीक हूँ, क्या पर बैंडेज वगैरह है। हंसू कहता है गाड़ी के पीछे हो सकती है। बाद में किम पीछे आ गया था और बैंडेज लगाने लगता है। इसी टाइम पास में जिनचोल को देखते हैं जो टैक्सी से बाहर आता है, इनकी गाड़ी के सामने आ गया था। हालांकि हंसू का ध्यान नहीं होता, लेकिन जैसे आगे देखता है एकदम से ब्रेक लगाता है। जिनचोल चिल्लाता है और कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। गाड़ी के अंदर आता है, किम को देखता है और कहता है तुम पहले से घायल हो गए हो, पता नहीं मेरे बिना तुम दोनों क्या करोगे, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे हम जहाँ कहाँ पर रहे हैं। हंसू कहता है कि एक होमलेस पर्सन ने मिंजी के फ़ोन को ले लिया था जो कि स्टेशन के पास रहता है, हम उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। होमलेस पर्सन को देखते हैं जो एक बच्चे से बात कर रहा था और कहता मुझे अल्कोहल चाहिए, लेकिन बच्चा कहता है कि मेरे पास नहीं है। होमलेस पर्सन चिल्लाने लगता है। बच्चा अपने पिता को बुलाकर लेकर आता है, लेकिन ये सोने का नाटक करने लगता है। जैसी आंखें खोलता है, इसके सामने हमारे तीनों हीरो होते हैं। ये इनसे कहता है तुम कौन हो। किम फ़ोन को दिखाता है और कहता है कि यह फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया, पहले नहीं बताता। किम कहने लगता है कि मैं तुम्हें अल्कोहल दे दूंगा, प्लीज़ मुझे बता दो।
आदमी फिर यह सीन याद करता है कि कैसे मैं पहले यहाँ पर बैठा था, लेकिन तभी एक आदमी गाड़ी से बाहर आया और फ़ोन को डस्टबिन में फेंक दिया, जो कि संगमैन होता है। इनको ये सारी बातें बता देता है। किम पूछता है कि आदमी कौन था, क्या उसका फेस याद है और गाड़ी कौन सी थी। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम मुझे बता दो। आदमी याद करता है और कहता है कि वह एक वाइट BMW थी। किम कहता है कि उस टाइम क्या टाइम हुआ था, लेकिन इसे कुछ याद नहीं होता। अगले सीन में गोल्ड टीथ और इसके आदमी को देखते हैं जो पोर्ट के पास आ गए थे, जहाँ पर गोल्ड टीथ एक आदमी के साथ मजे करता है और इसको जानबूझकर पानी में फेंक देता है। हमारे हीरो भी पता लगाने का ट्राई कर रहे थे कि उस टाइम होमलेस पर्सन के पास कौन आया होगा, कौन सी गाड़ी थी। गाड़ी ने दिख जाती है, आदमी गाड़ी से बाहर आता है और डस्टबिन में फ़ोन को फेंक देता है। आदमी के बारे में सर्च करते हैं, इन्हें पता चल जाता है कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। बाद में हंसू BMW गाड़ी को सर्च करने लगता है कि वे कहाँ पर हो सकती है। अगले सीन में संगमैन और इसके बॉस को देखते हैं। ये तीनों खाना खा रहे थे, जहाँ पर गोल्ड टीथ मिमिक्री करने लगता है कि कैसे मैं गंगचान के पास कॉल करूँगा और उससे कहूँगा कि तुम्हारी बेटी ने किसी को मार डाला। कांगमिन इसे कहता है तुम आलू क्यों नहीं खाते, लेकिन पता नहीं तभी इसको क्या हो जाता है, ये इनको मारना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही गुस्से में आ गया था। फिर 9 साल पहले के सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। रीडेवलपमेंट को लेकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने उनसे फाइट की थी। अगले सीन में देखते हैं कि बिल्डिंग की छत पर अपने बॉस के साथ होता है। बॉस बता रहा होता है कि एक बिल्डिंग है जिसका रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। बाद में नीचे झुककर देख रहा होता है, जैसे ही गोल्ड टीथ देखने के लिए आता है इसे धक्का दे देता है। अगले सीन में देखते हैं कि गोल्ड टीथ हॉस्पिटल में होता है। न्यूज़ सुन रहा था जहाँ पर बताया गया था कि एक वर्कर रेलिंग के पास था, लेकिन वह नीचे गिर गया। वह बिल्डिंग बहुत ही ख़राब है, उसकी दीवारें अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम करना होगा और इसके लिए परमिशन मिल गई है। यह समझ गया था कि ऐसा बॉस ने क्यों किया होगा। अगले सीन में बॉस के पास आता है और इसको जान से मार रहा होता है। बॉस कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले थे, लेकिन इसको जान से मार देता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। अपने आप से कहता है कि इसे पाना बहुत ही आसान था। बाद में देखते हैं कि अपनी टीम बना लेता है। इसके पास गंगचान कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये अपने लोगों को लेकर गंगचान के पास आता है। गंगचान इसे कहता है कि तुम्हारा पहले वाला बहुत सही नहीं था, लेकिन तुम शायद एजुकेटेड लगते हो, अब मेरे लिए काम करना। लेकिन गोल्ड टीथ मना करता है और कहता है मुझे लगता है कि मेरे बॉस को तुम्हें ऑर्डर दिया होगा मुझे मारने के लिए, अब तुम मर जाओगे। अपने लोगों से कहता है कि इन सभी को मार दो। गोल्ड टीथ गंगचान को मारने के लिए आता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। गंगचान इसे बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके माउथ को पकड़ता है और इसके अंदर एक हॉट आलू डाल देता है और इसे कहता है तुम मेरे कुत्ते हो, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। गोल्ड टीथ भी इसके पास आता है, भीख मांगने लगता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा कुत्ता ही हूँ, प्लीज़ मुझको जाने दो, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर गुकचोल के पास इसकी एजेंट कॉल करती है, बताती मुझे पता चल गया किम कहाँ पर है, अभी फ़िलहाल उसकी लोकेशन यहाँ पर थी। गुकचोल कहता ठीक है मैं समझ गया, अपने लोगों को लेकर यहाँ पर आ जाओ। हमारे तीनों हीरो को देखते हैं जो गाड़ी की लोकेशन को सर्च कर रहे थे। 90% काम हो गया था, लेकिन तभी जिनचोल सामने देखता है और कह रहा था कि यह गुकचोल नहीं है। गुकचोल एक बटन दबाता है और हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी के सामने बम होता है। अब इनकी गाड़ी हवा में ऊपर उड़ गई थी। हालांकि किम स्क्रीन को देख रहा होता है क्योंकि जानना चाहता है कि गाड़ी कहाँ पर हो सकती है और इसे पता चल जाता है कि इस पोर्ट का नाम ये है और वह गाड़ी यहीं पर है। गाड़ी नीचे गिर जाती है। गुकचोल गाड़ी के पास आता है और कहता है मुझे पता है कि मंदिर ये, तुम बाहर आ जाओ। लेकिन हंसू बाहर आता है और इसके साथ बातें करने लगता है। गुकचोल इस पर गोली चलाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। हंसू इसे अपने कराटे की स्किल दिखाता है, लेकिन बाद में गुकचोल कहता है तुम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हंसू कहता है कि मुझे केवल टाइम चाहिए था ताकि यहाँ से किम भाग जाए। बाद में गुकचोल देखता भी है कि किम गाड़ी में बैठ गया है और यहाँ से भाग रहा है। गोली चलाने का ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ संगमैन को देखते हैं, ये भी कार की डिग्गी ओपन करते हैं और मिंजू को बाहर ले आए थे, एक रूम के अंदर ले जाना चाहते हैं। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और इनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन संगमैन इसके पास आता है और इसको मार देता है। बाद में मिंजू की बॉडी को रूम के अंदर ले गए थे और ये एक पूरा फ्रीजर होता है जिसका टेम्परेचर -30 होता है। जैसे ही बाहर आते हैं हम देखते हैं कि मिंजी बोरी से बाहर आती है और यहाँ से भागने का ट्राई करती है, चिल्लाती भी है, लेकिन कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। इसे बुझा ठंड लग रही थी। गुकचोल के पास इसके लोग आ रहे थे। हंसू ये सब देख लेता है और इसको नीचे पुल के अंदर डाल देता है जहाँ पर पानी में गिर गया था। हंसू फिर जिनचोल से कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, फिर यह भी जंप लगा देता है।
हालांकि संगे और मिस्टर लिम इनको रोकने के लिए आते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तभी जिनचोल गाड़ी से बाहर आता है, सभी इस पर गन तान देते हैं। जिनचोल कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे केवल पीस चाहिए। गोल्ड टीथ को देखते हैं जो कि नाम के पास कॉल करा होता है लेकिन वो पिक नहीं करता। बाद में संगमैन से कहता है कि जाकर मिंजी की फोटो ले आओ ताकि हम गंगचान को प्रूफ के रूप में दिखा सकें। लेकिन संगमैन कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, तुम चले जाओ। जैसे ही गोल्ड टीथ बाहर आता है, नाम इसके पास कॉल करता है और कहता है तुम मेरे पास कॉल क्यों कर रहे थे। गोल्ड टीथ कहता है कि मैं गंगचान से बात करना चाहता हूँ। नाम कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। गंगचान हंसने लगता है और कहता है मेरे पास बताने के लिए कुछ है, क्योंकि उसकी बेटी ने किसी को मार दिया है। प्रूफ के रूप में ऑडियो सेंड कर देता है। अब नाम इसी को सुन रहा था और अगले सीन में गंगचान को बता देता है। अब गंगचान रूम में होता है और हायरी से बात करता है, पूछता है कि वह क्या था। हायरी कहती है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, वह मुझे बुली क्या करती थी और मैंने गलती से उसको मार दिया। गंगचान इसके पास आता है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह से ऑनेस्ट रहो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। बाद में बता देती है कि हाँ मैंने उसे मारा है। ये इसको थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए उसको मार देता, तुमने खुद ये काम क्यों किया। आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। वैसे क्या तुम कन्फर्म हो कि मिंजी की डेथ हो गई है। लेकिन यह कहती है कि मैं नहीं जानती। गंगचान फिर नाम से बात करता है और कहता है कि मिंजी के साथ जो कुछ भी हुआ है हम उसका ब्लेम गोल्ड टीथ पर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ किम को देखते हैं जो पोर्ट में आ गया था और यहाँ पर वाइट बीएमवी को देख लेता है, इसके पास आता है, अपने ग्लव्स को पहन लेता है और अंदर आने लगता है। अंदर कांगमिन और संगमैन दोनों बैठे हुए थे, इनके पास आ जाता है। कांगमिन इससे कहता है तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन ये कुछ नहीं कहता, फ़ोन को दिखाता है और कहता है कि लड़की कहाँ पर है। लेकिन इसे कुछ नहीं बताते। कांगमिन चाकू निकालता है, इसको मारने का ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। गंगशियोन ने भी मिंजी की लोकेशन को ट्रैक कर लिया था और यह भी पोर्ट पर आ रहा था। मिंजी को देखते हैं जो कि फ्रीजर के अंदर होती है, इसे पता चलता है कि कोई आ रहा है लेकिन यह तो गोल्ड टीथ होता है जो इसकी फ़ोटो लेने के लिए आया था। मिंजी छिप जाती है, जैसे इसके पास आने वाला था तभी इसके पास गंगचान कॉल कर देता है और ये बाहर आ गया था, इससे बात करने लगता है। गंगचान कहता है कि मैंने सुना तुमने बढ़िया ख्याल रखा है, तुमने मेरी बेटी पर फेवर किया है। लेकिन गोल्ड टीथ कहता है कि यह कोई फेवर नहीं है, मैंने ये सिर्फ ऐसे ही कर दिया, लेकिन मुझे इसके बदले इतना पैसा चाहिए। तुम इस लोकेशन पर अकेले आ जाना, मैं प्रूफ के रूप में फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि मिंजी की डेथ हो गई है। हालांकि मिंजी डोर के पास आ गई थी जो कि पहले से ओपन हो गया था और ये सब देख रही होती है। लेकिन जैसी डोर ओपन करने जा रही थी, गोल्ड टीथ इसकी आवाज़ सुन लेता है और फिर मिंजी को देख लेता है। इसे पता चलता है कि अब भी जिंदा है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।